ये उत्सव है, सामूहिक रूप से एक प्रकार का संगम है, उत्सव है, महाकुंभ है, जो वहाँ पर हम भारत की एक विशेषता रही है कि उत्सव उस प्रकार से सब लोग मिलकर आकर करना। परंतु ये साधना नित्य रूप से चलती रहे, चाहे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, राज, क्योंकि सभी आधारों के लिए हठ योग की जो अभ्यास है वो आपके अंदर शक्ति निर्माण करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और नास्ति योगात् परम बलम, इस प्रकार से योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। तो ये बल आपके अंदर आंतरिक शक्ति आ जाती है। और चाहे हमारे यहाँ पर दूरदर्शन पर शक्तिमान नाम की सीरियल आती थी, वहाँ पर इस योग विज्ञान को बड़ा अच्छी वे से उन्होंने समझाने का प्रयास किया था। तो ये है कि ये एक योग का प्रभाव और एक जो सेलिब्रेशन है सब लोग, और इस प्रकार से साधना अलग अलग वे से लोग अपने अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, इसलिए इसे एक एज अ लाइफस्टाइल कहा गया है। तो मैं सभी से निवेदन यही करूंगा कि जो आपने आज ज्योत इस योग अभ्यास के द्वारा खास करके नए साधकों को जलाई है, अब इसको जलाने का काम, जो तेल जो वहाँ पर इस ज्योति में डालना है, तेल डालते रहना है, डालते रहना है। परंतु आपकी सिंपल सी योग साधना, और इसके लिए छोटे छोटे, ऐसे ज़रूरी नहीं कि आपको 1 घंटा ही मिले। ठीक, आप साथ में किसी से बात कर रहे हैं, मुस्कुराइए, श्वास पे ध्यान दीजिए, यह भी एक योग साधना का अभ्यास है। जुड़िए और जोड़ते जाइए, बस सहज सहज भी है योग और बहुत गहन भी है, और इन दोनों के बीच में एक योगी और योगाभ्यासी को यात्रा करनी होती है। इस यात्रा का आपका अनुभव कुछ शेयर कीजिए। मेरा अनुभव ऐसा रहा कि मैं योग से बहुत दूर थी, और मेरी फैमिली में, मेरे परिवार में कोई योग की प्रैक्टिस, अभ्यास कुछ नहीं था। हाँ, इतना था कि मेडिटेशन पे थोड़ा एम्फेसिस था। तो मेरी लाइफ में योग एक ब्लेसिंग की तरह आया, और उसके बाद इंटरनली बहुत चेंजेस हुए, मन के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। सामने वाले के बारे में थोड़ा और सहज हो जाना, उसके मन को जानने का अभ्यास, जो पहले शायद मैं उतना नहीं कर रही थी, वो मैंने योग के अभ्यास के बाद ही करना शुरू किया। जिसे बोलते हैं सेंसिटिविटी लेवल्स बढ़ जाते हैं आपके। आप सिर्फ अपने आसपास के लोगों के ही नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट और पर्यावरण के प्रति भी आप सेंसिटिव हो जाते हो कि मुझे इस चीज़ को भी बचाना है, ये भी मेरा ही हिस्सा है। तो रिसोर्सेस आपके लिए मैटर करते हैं, आप उन्हें वैल्यू करना शुरू कर देते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस नेचुरली होते हैं, किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि अब आपको सफाई रखनी है या कमरे से बाहर जाने से पहले लाइट ऑफ करनी है। वो खुद से आता है, वो मन से आता है। तो प्रीचिंग की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। तो खुद ब खुद आप एक ऐसे इंसान, बेहतर इंसान बनते चले जाते हैं, जो अपना ख्याल रखें, आसपास के लोगों का ख्याल रखें, और उसके बाद पर्यावरण का, पूरी पृथ्वी का। और शायद एक बात और भी कही गई, लोग कहते हैं कि जब बात होती है कि योगा वे ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने का एक तरीका है, तो इस तरीके को कैसे समझा जा सकता है? इसको समझना अनुभूति के द्वारा है। ठीक, जैसे थोड़ी देर पहले शानी जी ने कहा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हमारे आसपास कोई ट्रांसफॉर्म कर रहा है, हम उसका पालन करते हैं। छोटा बच्चा घर, परिवार, समाज को देख के ही वो सीखने लगता है। तो जब योगाभ्यास करने वाले लोग जो हैं, जो आसन में आप 1 घंटा बैठ रहे हैं, परंतु उसके साथ जो व्यवहार में हो रहा है उसको देख के ही लोग पालन करते हैं, चाहे वो आहार में हो, आपके व्यवहार में हो, तो अपने आप में ये आपकी लाइफस्टाइल में बन जाता है। अब हमें थोड़ा सा दूसरी तरह जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए, जहाँ पर इस प्रकार की इतनी लाइफस्टाइल का अनुभव नहीं है। तो वहाँ से आपको फिर ये समझ में बात आ जाएगी कि ये जो है विकृति है और ये प्रकृति है, ये सहज है, वो असहज नहीं है। तो आप जब आपके साथ अलाइनमेंट हो जाते हैं, जब अंदर से आपके हार्मोनल बैलेंसेस हो रहे हैं, आपके अंदर एनर्जी आ रही है, तो अपने आप के आपके वर्ताव में वो आ रहा है, विनम्रता, सहजता से आ जाती है। हमारे साथ योग गुरु सुरक्षित गोस्वामी और महेश प्रसाद दोनों अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं। सुरक्षित जी, सनसेट टीवी पर आपका स्वागत है, और आप तो दुनिया भर में योग को लेकर के, योग का विस्तार और प्रसार और प्रचार ये सब कर रहे हैं, और 11वां विश्व योग दिवस है। इस विश्व योग दिवस को जिस तरीके से सेलिब्रेट किया गया है पूरी दुनिया में, क्या कहेंगे आप? योग एक ऐसी विधा है, यदि व्यक्ति उसको अपने जीवन में अपना लेता है तो उसका स्वास्थ्य, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या आत्मिक हो, वो वृद्धि करने लगता है।
तो ये जीवन है, इस जीवन को सजाना है, संवारना है, स्वाद से इसको भर देना है। योग से बढ़कर कोई विधा नहीं। योग एक ऐसा सरल अभ्यास है, आप कहीं पर भी हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी उम्र के हैं, किसी भी स्थान पर हैं, किसी भी राष्ट्र में हैं, किसी भी लिंग के हैं, आप कर सकते हैं और करके पा सकते हैं कि आपने अपने आप को जाना है, अपने आप को स्वास्थ्य दिया है, बल दिया है, अपने आप को स्फूर्ति दी है, तरोताजगी दी है। तो योग का अभ्यास हर व्यक्ति को करना चाहिए और रोज करना चाहिए। ऐसा कोई भी दिन न जाए जब योग का अभ्यास व्यक्ति न कर रहा हो। यह केवल एक दिन करने का पर्व नहीं, 21 जून तो संकल्प का पर्व है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जब मेरे जीवन में योग का अभ्यास नहीं होगा। तो यह संकल्प हम आज पूरी तरह से योग के अभ्यास के साथ करते हैं और फिर जब अगला 12वां और हम आपको सीधे दिखाते हैं कुछ तस्वीरें देहरादून में। हाँ, जो राष्ट्रपति महोदया हैं, हाँ, वो वहाँ पर आपको योगाभ्यास करते हुए कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हाँ, जो स्टेट पुलिस लाइन मैदान है वहाँ पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू योगाभ्यास की कुछ तस्वीरें आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से और हमारे साथ ऑनलाइन ही महेश प्रसाद भी हमारे साथ जुड़े हैं। महेश प्रसाद जी, आपने 11वें विश्व योग दिवस को देखा, भारत में उसकी तस्वीरों को देखा, आपने खुद उसको कहीं ना कहीं उसका अभ्यास कराया होगा। किस मायने में इसमें कुछ अपग्रेडेशन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? सबको प्रणाम करता हूं, योग प्रेमियों को जी। मैं अभी देहरादून में हूं और बड़ा सौभाग्य है कि देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया यहाँ पर योगाभ्यास कर रही हैं। ये अन्य योगाभ्यास जो अन्य हमारे योग उत्सव हुए हैं उससे और थोड़ा बढ़ करके है। इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके मैं देख रहा हूं, अपने देहरादून में देख रहा हूं, गांव से लेकर शहर तक हर व्यक्ति हर्ष और उल्लास से भरा हुआ है। स्कूल के बच्चे, पूरे स्कूल जो है पूरे खचाखच जिसको बोलते हैं, लड़के सब भरे हुए हैं, स्टेडियम भरे हुए हैं और राष्ट्रपति महोदया भी अपना योग अभ्यास कर रही है। और प्रधानमंत्री जी तो उधर विशाखापट्टनम पर सैनिकों के साथ योग अभ्यास कर रहे हैं। इससे बड़ा उत्सव क्या होगा। बिल्कुल। और ये उत्सव, जैसे अभी हमारे गोस्वामी जी ने कहा, उत्सव एक महोत्सव में बदला हुआ है, महा उत्सव। और ये उत्सव मानव जीवन में हमेशा होना चाहिए। जी महेश प्रसाद जी, और ये उत्सव जो है सबके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि योग करने के बाद जो है चेहरे की प्रसन्नता भी थोड़ी बढ़ जाती है। महेश जी के चेहरे पर भी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन भी जो है नेटवर्क बहुत अच्छा है। यहाँ पर शरद जी, हम इस चर्चा को थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें कि विश्व योग दिवस के बहाने से, इस समागम के बहाने से, और आपने जो 10 बिंदु आपने गिनाने शुरू किए थे और उसमें से मुझे लगता है कि 6-7 बिंदुओं तक हम आ भी गए थे, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम का जो एक तरह से पूरा वो है चार्ट है, उसमें ऐसी 2-3 और बातें क्या हैं जो हम कह सकते हैं कि इन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं? जी, जो अब हमारा जो ग्लोबल क्लाइमेट की हम बात करते हैं, क्लाइमेट क्राइसिस की, हाँ। तो उसी से रिलेटेड ये है हरित योग, हाँ, जहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट हो रहे हैं हमारे पर्यावरण के साथ। तो ट्री प्लांटेशन आप देखोगे, जैसे 13 मार्च से ये शुरुआत हुआ है प्रोग्राम, उस दिन से जहाँ पर 100 दिन अलग अलग स्थानों पर ये अभ्यास हुआ है, वहाँ पर योग साधक अभ्यास के साथ साथ ट्री प्लांटेशन भी वहाँ पे कर रहे हैं। और आज मुझे लगता है कि वहाँ पर भी, विशाखापट्टनम भी, वहाँ पे ट्री प्लांटेशन ये हुआ है। और ये एक प्रकार की, उस प्रकार का एक ग्लोबल मैसेज दिया जा रहा है हरित योग के द्वारा। इसी के साथ में है कनेक्टिविटी के लिए बनाया है योग अनप्लग्ड। अच्छा, हाँ, तो इट्स लाइक प्लग ऑफ नहीं हो रहा है, हम लोग कंटिन्यूस हैं। तो 14 जून से ये प्रोग्राम शुरुआत हुआ है। थ्रू सोशल मीडिया यूथ्स को, जेन ज़ी को हम कनेक्ट करने की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया के द्वारा योग का शास्त्र हो और उसका आधार हो, ये सारी बातें प्रचार उसका योग के द्वारा हो रहा है, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। इसके अलावा है योग महाकुंभ, जो
15 जून से इसकी शुरुआत हुई है। और संयोग यह भी अलग अलग जो आयुष की सिस्टम्स है उसमें एडप्टेशन करने का काम यह हो रहा है, चाहे आयुर्वेद हो, यूनानी हो, सिद्ध हो, होम्योपैथी हो। ये जो पारंपरिक पद्धतियां हैं इनमें भी योग का अभ्यास हो रहा है। तो योग महाकुंभ जो है एक प्रकार का एक महा उत्सव है और जो अलग अलग शहरों में इसका योग उत्सव के द्वारा इसका अभ्यास हो रहा है। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये 10 फ्लैगशिप प्रोग्राम इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हो रहे हैं, चाहे योग संगम हो, योग बंधन हो, योग पार्क, योग समावेश, योग प्रभाव, योग कनेक्ट, योग अनप्लग, योग महाकुंभ या समयोग। तो समयोग के द्वारा ये सारा कुछ हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से आयुष मंत्रालय के द्वारा यह 10 मुख्यतः ये जो प्रोग्राम्स है वो बहुत अच्छी तरह से जनमानस में दिए जा रहे हैं। और ये भारत में ही नहीं अपितु विश्व भर ये आज का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वहाँ पर ये प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो ये भारत की एक पहले मूलतः प्रकृति है जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। होल वर्ल्ड इज़ वन माई फैमिली, और इस होल वन इज़ माई फैमिली में हम सब, हमारे कोई पर्याय नहीं, सब हमारे हैं। और इनको स्वस्थ होने के लिए इस बार की जो थीम है योग फॉर वन वर्ल्ड वन हेल्थ, तो योग जो है इस प्रकार से आपको स्वास्थ्यता की ओर लेकर जा रहा है, जो प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ लेके जा रहा है। हेयम दुखम अनागतम की बात पतंजलि योग सूत्र में आती है और उसमें ये कहते हैं कि आने वाले दुखों को हम टाला जा सकता है योगाभ्यास के द्वारा। और आज के जीवन में अगर कुछ आते हैं तो वह भी उसका निराकरण इस योगाभ्यास के द्वारा हो जाता है। विश्व भर में चाहे जापान से लेकर अमेरिका तक जहाँ जहाँ सूर्योदय हो रहा है वहाँ पर योगाभ्यास हो रहा है। भारतीय इंडियन एम्बेसी मिशंस, हाई कमीशन हो, एम्बेसी हो, उनके द्वारा उन देशों में यह योगाभ्यास हो रहा है। और इसके अलावा भी जो भी योग संस्थाएं हैं वह भी इस योगाभ्यास को वहाँ के स्थानिक योग साधकों के साथ यह योगाभ्यास करा रहे हैं। तो इसलिए ये जो एक्सेप्टेंस है, ग्लोबल एक्सेप्टेंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उचित है। और हम देखेंगे कि जो आज का जो अभ्यास हुआ है योगाभ्यास, जिसमें कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुके हैं और विशाखापट्टनम और उससे अधिक स्थान, जैसे योग संगम के द्वारा 1 लाख से अधिक स्थानों को पर ये आज का योगाभ्यास हुआ है। और ये जो योग की ज्वाला है, शक्ति है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण ये हुई है। योग जो है हमें सोशल मीडिया से अपनी और की ओर कनेक्ट करने का प्रयास कर देता है। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास आज सब लोगों ने कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और करते जाना है। इस योग दीप को बढ़ाते जाना है अपनी योग साधना के द्वारा। बिल्कुल, नमस्कार, मैं आपके साथ प्रीति जुड़ गई हूँ और इस समय सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जैसा हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आज सुबह से किस तरह से योग में हर कोना हो चुका है। और ये जो तस्वीरें हैं आप दिल्ली के लाल किले से देख रहे हैं, जहाँ लोकसभा अध्यक्ष ब्रह्म कुमारी के एक कार्यक्रम में मौजूद हैं और यहाँ भी आज योगाभ्यास किया जा रहा है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 180 से ज़्यादा देश आज मना रहे हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ ही 2 हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। लगातार हम योग के बढ़ते महत्व, योग की बढ़ती प्रासंगिकता पर बात कर रहे हैं। और जैसा महेश जी अभी कह भी रहे थे, शाइनी, उसी बात को अगर आगे बढ़ाएं और कुछ और जोड़ें तो हम जानते हैं कि भारत देश जहां दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी युवा आबादी है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कैसे आप इवॉल्व होते योग को देख रहे हैं? कैसे आज फ्लेक्सिबल हो चुका है योग तमाम ज़रूरतों के हिसाब से, आज के दौर के हिसाब से, और जो अवेयरनेस है युवाओं में ख़ास तौर से, वो किस तरह से बढ़ती देख रही हैं आप? तो मैं बोलूँगी कि कोविड के बाद अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैं कोविड से काफ़ी पहले भी योग का अभ्यास कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि मैं बाकी लोगों तक पहुँचूँ और उन्हें सिखाऊँ, लेकिन तब मेरे पास सिर्फ सीनियर सिटीजन्स आते थे योगा सीखने क्योंकि उनको लगता था ये ज़रूरी है। कोविड के बाद
सडनली मैंने देखा कि बहुत लोगों को रुचि होने लगी, क्योंकि सब बंद था और सिर्फ मैट घर पे अवेलेबल था। तो अब एक पॉइंट ऐसा आ गया है कि इवन यंगस्टर्स को, यूथ को समझ में आ गया है कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि वो सोशल मीडिया से इतने एडिक्टेड है, इतने कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं वो खुद से डिस्कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। तो जब वो डिस्कनेक्शन वो फील करते हैं, उनमें इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही हैं, उनमें अकेलापन बढ़ रहा है, सेल्फ डाउट बढ़ रहा है, तो उसको केटर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए उनको समझ में आना शुरू हो गया है कि योग एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, जिससे आपकी फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ सभी जो है वो पूर्ण रूप से ठीक हो सकती है। तो ऑफ कोर्स उसका रुचि, उसका इंटरेस्ट बढ़ गया है। और मैंने देखा है कि अभी हमारे पास 30s के 40s के लोग भी जो हैं, जो पहले सिर्फ जिम को प्रेफरेंस देते थे या किसी और चीज़ को प्रेफरेंस देते थे, अब उनका रुझाव भी इस तरफ होना शुरू हो गया है। और हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि अभी भी इट्स लिमिटेड टू द आसन प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा आसन पे ध्यान है, लेकिन धीरे धीरे योग अपना कमाल दिखाता ही चला जाता है। तो कहीं से भी शुरुआत करें, लेकिन ज़रूर करें। बिल्कुल। हमारे साथ सुरक्षित गोस्वामी जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गोस्वामी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको शुभकामनाएं। और जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो समझनी चाहिए, 2014 में हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया 21 जून को। उसके बाद से अगर हम समझना चाहें, लगातार इसमें लोग जुड़ रहे हैं और ज़्यादा, साल दर साल इसमें देश जुड़ रहे हैं और ज़्यादा। क्यों इतना प्रभाव बढ़ता देख रहे हैं हम योग का दुनिया भर में? अस्तित्व में धीरे धीरे जब लोगों ने योग का अभ्यास करना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि योग का जो प्रभाव है हमारे शरीर पर और हमारे मन के ऊपर, वो बहुत ज्यादा है। तो व्यक्ति ने शुरू में, जिन्होंने योग नहीं किया था, थोड़ा सा किया, 21 जून को किया, उसके बाद लगा अरे शरीर में परिवर्तन आ रहा है, तो लोग धीरे धीरे जुड़ते चले गए। उन्होंने अपनी कहानी बताई कि मुझे डायबिटीज था, मुझे बैक पेन था, मुझे नेक पेन था, मुझे हाई बीपी था, मोटापा था, कम हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे लोगों के अंदर एक ऊर्जा, एक उत्साह पैदा होता चला गया और लोग जुड़ते चले गए। और ये अब एक समुद्र की तरह हो गया है, एक बहाव की तरह हो गया है। अब पूरी धरती पर एक समय ऐसा आएगा, सारे के सारे लोग योग का अभ्यास 21 जून को कर रहे होंगे। और केवल 21 ही जून नहीं, उसके बाद अपने घर में भी योग का अभ्यास प्रतिदिन यदि किया जाए, तो आप देखेंगे कि बीमारियां बहुत हद तक कम होती चली जाएंगी। ये जो मेडिकल इंडस्ट्री इतनी बढ़ती जा रही है, दवाइयों का प्रभाव इतना बढ़ता जा रहा है, योग के अभ्यास से वो काफी हद तक कम होता चला जाएगा। चूंकि योग शरीर में बीमारी आने ही नहीं देता। बीमारी आने से पहले ही आप जब योग अभ्यास कर लेते हैं, तो शरीर की ऊर्जाएं व्यवस्थित और संतुलित हो जाती हैं, फिर बीमारी आती ही नहीं है। तो ऐसे जो लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हो रही है कि योग करते ही आप निरोगी हो जाएंगे, तो 2014 से और आज तक यदि आप देखें तो हर साल धीरे धीरे लोग योग की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और आने वाले समय में ये और फैलाव होगा। प्रोफेसर महेश प्रसाद, कहा जाता है ना, बार बार ये कहा जाता है कि योग ये सिर्फ व्यायाम नहीं है, ये जीवन शैली है। इसके मायने अगर हम आम शब्दों में समझाना चाहें सभी को, तो आप कैसे समझाएंगे? महेश जी, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं, आप अनम्यूट कीजिए। शास्त्रों में लिखा है, आसनेन रुजो हंति प्राणायामेन पातकम। आसन से हम शरीर के जो रोग हैं उनको हम दूर करते हैं, और प्राणायाम से जो मानसिक रोग हैं, मेडिटेशन से जो मानसिक रोग हैं, उनको हम दूर करते हैं। और ये बहुत अनिवार्य है आज के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ की अभी जो है हमारी दवाइयों की जो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और एक हॉस्पिटल में जाने पर व्यक्ति को कितना दुख होता है, कितना पैसा उसका व्यय होता है। उससे पहले हेयम दुखम अनागतम। अगर हम योग का अभ्यास दैनिक अपने जीवन में करें, यदि केवल आधा घंटा भी दे दें प्रत्येक व्यक्ति, केवल ऐसा नहीं कि योग महोत्सव के दिन ही हम अपना कारपेट लेकर के और मैदान में बैठे हुए, हमेशा दैनिक अपने बालकोनी में बैठ करके, अपने एक कमरे में बैठ करके भी आधा घंटा हम योग अभ्यास करेंगे, तो ये हमारे शरीर को और मन को
स्वस्थ करेगा, तन को स्वस्थ करेगा, मन को स्वस्थ करेगा। और जब तन हमारा ठीक रहेगा, मन हमारा ठीक रहेगा, तो हमारे बुद्धि में विवेक आएगा। अब विवेक आएगा तो वो अपने को पहचानने की ताकत रखेगा। सदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम महर्षि पतंजलि ने ये कहा कि व्यक्ति अपने को कब पहचानेगा? जब वो विषय वासनाओं से दूर हो जाएगा। विषय वासनाओं से दूर कैसे होगा? इंद्रियों पर हम संयम करें, मन पर हम संयम करें, अपने जो हमारे कार्य हैं, जो दुष्कर्म हैं, उन पर हम संयम करें। तो हम जब संयमित होंगे तो एक समय ऐसा आएगा हम अपने को पहचानेंगे, और जब अपने को पहचानेंगे तो हम विश्व को पहचानेंगे। समत्वम योग उच्यते, चाहे प्रकृति हो, पेड़ पौधे हो, चाहे मानव जाति हो, सबके साथ हमारा समान व्यवहार रहेगा। किसी की हिंसा नहीं करेंगे। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सत्यस्तेय, जो योग में कहा है। अहिंसा की बात कब होगी? जब हम अपने को पहचानेंगे। जो कष्ट मेरे को हो रहा है वो दूसरे को कष्ट न हो। तो योग हमें हमारी जो शारीरिक शक्तियां हैं, जो हमारी दबी हुई शक्तियां हैं, इनको उजागर करती है। योगाभ्यास से हमें बहुत पावर मिलती है। मनुष्य के पास बहुत बड़ी पावर है, लेकिन सब पावर कुछ हमारी दबी हुई है, आध्यात्मिक शक्ति हमारी दबी हुई है, और हम प्राणायाम और ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा उन शक्तियों का उजागर करते हैं। इसलिए सबको आज के परिप्रेक्ष्य में, और दूसरे में और कहूँ कि भारत के तकरीबन सारे विश्वविद्यालयों में योग विभाग की स्थापना हो चुकी है। उसमें बहुत सारे बच्चे विधिवत योग पढ़ रहे हैं, योग सीख रहे और सिखा रहे हैं। खुद मेरा जो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत राष्ट्रीय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसमें अभी 20 छात्र छात्राएं हमारे योग में शोध कर रहे हैं, और विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में IIT के साथ, एम्स के साथ बैठ करके उनके साथ प्राणायाम से क्या फायदा है, ध्यान से क्या फायदा है, पूरा एक प्रैक्टिकली एक शोध कार्य कर रहे हैं। और इससे हमारे देश का भला होगा, विश्व का भला होगा, व्यक्ति का भला होगा। बिल्कुल। आगे भी मैं आपसे समझूंगी, आपने जिस तरह से कहा सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, करियर के रूप में किस तरह से योग सामने आ रहा है, इस पर भी मैं आपसे प्रोफेसर साहब आगे बातचीत करूंगी। उससे पहले डॉक्टर गोस्वामी, आज जो हम कार्यक्रम देख रहे हैं और जो आज के दृश्य हैं, वो है बड़ी संख्या में योग करते हुए लोगों का एक साथ दिखाई देना। 1 लाख लोग एक साथ। योग की शिक्षा किसी संप्रदाय या पंथ से जुड़े नहीं है। कुछ लोग भ्रांतिवश योग को किसी विशेष संप्रदाय से जोड़ते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग स्वस्थ जीवन जीने की कला है, जिसे अपनाने से मनुष्य के शरीर, मन और समग्र व्यक्तित्व को लाभ मिलता है। आज का दिन एक सिंबलिक रूप में योगाभ्यास किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन मैं सबको अनुरोध करना चाहती हूँ, योग ऐसा चीज है जैसे कि हम खाना पीना सोना एक नित्य कार्यक्रम जिंदगी जीने के लिए चाहिए। मुझे लगता है योग भी जिंदगी जीने का एक हिस्सा बनाना चाहिए। कहा जाता है योगा से ही होगा, स्वास्थ्य ही संपदा, इसलिए इस संपदा को स्वस्थ रखना हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए योग एक माध्यम भी होना चाहिए। जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो परिवार स्वस्थ रहता है। जब परिवार और समाज स्वस्थ रहते हैं तो देश स्वस्थ रहता है। सर्वे सन्तु निरामया की सोच का यही लक्ष्य है कि सभी लोग स्वस्थ और रोगमुक्त रहे। इस सोच को साकार करने में योग का रास्ता बहुत उपयोगी है। यही सभी मानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की नीति अधिक प्रभावी है। प्रिवेंशन के लिए योग बहुत उपयोगी माना जाता है। योगाभ्यास करने से व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है। योग के अनेक प्रशिक्षण, प्राणायाम एवं योगासन की उपयोगिता बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि किस प्रक्रिया को करने से किन किन रोगों का प्रतिरोध हो सकता है। आजकल जीवनचर्या से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही है। ऐसी बीमारियों की रोकथाम में भी योग चिकित्सा को उपयोगी माना जाता है। आज यहाँ उपस्थित सभी लोग योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे और अन्य लोगों को भी
योगाभ्यास के लिए प्रेरित करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो सीधी तस्वीरें देहरादून से आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। उन्होंने कहा योगा से ही होगा। बहुत अच्छा मैसेज, और जो आज दुनिया समझ भी रही है कि योग के जरिए ही हमारी सिर्फ शारीरिक समस्याओं का नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और एक तरह से आध्यात्मिक सभी का जोड़ मिलकर जब एक संपूर्ण स्वास्थ्य सामने आएगा वो योग की यात्रा से ही संभव होगा। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां दुनिया भर में जिस तरह से बढ़ रही हैं, योग ही उन्हें दूर रखने का एक सशक्त माध्यम है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये लोग समझ रहे हैं, और प्रिवेंशन के लिए योग से बेहतर जरिया और कोई नहीं हो सकता। डॉक्टर गोस्वामी, जैसे मैं आपसे पहले भी समझना चाह रही थी, और जो राष्ट्रपति का संदेश है आइए उस पर हम पहले बात करते हैं। राष्ट्रपति जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा और आसानी से समझाया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तब क्यों दुनिया भर में लोग आज योग की तरफ ही देख रहे हैं? योग हमारे शरीर में बहती हुई ऊर्जाओं को बैलेंस करने का एक तरीका है। हमारा शरीर ऊर्जा से बना हुआ है, सब कुछ एक एनर्जी है। एनर्जी जब इम्बैलेंस होती है, असंतुलित होती है, तो शरीर के जहां पर जिन अंगों पर एनर्जी इम्बैलेंस हुई है वहां पर बीमारी शुरू हो जाती है। अब जब आप योग का अभ्यास रोज कर रहे हैं, आसन रोज कर रहे हैं, खड़े होकर कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, उल्टा लेट कर रहे हैं, बैठ कर रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान कर रहे हैं, तो हम असलियत में कर क्या रहे हैं? अपने शरीर के अलग अलग अंगों पर, अलग अलग हिस्सों पर ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा रहे हैं, रक्त के संचार को बढ़ा रहे हैं, वहां पर दबाव डाल रहे हैं, खिंचाव डाल रहे हैं, जिससे वो सभी अंग स्वस्थ होने लगते हैं। अंगों में जो विजातीय तत्व और मल इकट्ठा हो रहे थे, टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे थे, वो वहां से हटने लगते हैं। तो जब आप रोज योग का अभ्यास करते रहेंगे तो शरीर के अंदर बीमारी इकट्ठा नहीं होगी, और बीमारी जब इकट्ठा ही नहीं होगी तो बीमारी होगी ही नहीं, यानी कि रोकथाम कर रहा है योग। तो जब हम बीमारी से रोकथाम की बात करते हैं तो योग से बढ़कर कोई तरीका नहीं है, क्योंकि दवाइयों का रोल कब आता है? जब बीमारी हो गई, और यदि बीमारी नहीं है तो दवाई का कोई रोल नहीं। अब बुखार नहीं है तो पैरासीटामोल व्यक्ति नहीं खाएगा, लेकिन योग के अभ्यास से बीमारी आएगी ही नहीं। तो ये पहला पक्ष है, और आयुर्वेद का सिद्धांत भी यही कहता है कि सबसे पहला अपने शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। यदि आप रोज योग का अभ्यास करते रहेंगे तो ये ऊर्जा से बना हुआ शरीर में बहती हुई ऊर्जाएं संतुलित रहेंगी, बैलेंस रहेंगी, व्यवस्थित रहेंगी, और बीमारी जल्दी से आएगी ही नहीं। फिर हम अपने भोजन को ध्यान दें, हम शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं। ऐसा भोजन नहीं होना चाहिए जो बीमारी का कारण बन जाए। हर व्यक्ति अपने शरीर के अनुकूल, अपने स्वास्थ्य के अनुकूल, अपनी आयु के अनुकूल, अपनी बीमारी के अनुकूल भोजन का सेवन यदि करता है तो जो बाहर से अंदर डाला गया है वो भी अच्छा होगा, तो बीमारी वहां से भी नहीं आएगी। क्योंकि आप रोज योग का अभ्यास कर रहे हैं लेकिन उल्टा सीधा खा रहे हैं तो बीमारी वहां से आ जाएगी। फिर आप कैसे बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, योग सिखा देता है कि बैठने का तरीका, लेटने का तरीका, चलने का तरीका। योग सिखा देता है बात करने का तरीका। योग सिखा देता है रात्रिचर्या, यानी कि आप नींद में जाने का तरीका। तो जीवन के हर पहलू पर योग हमें शिक्षा देता है, क्योंकि हमारे पास में जीवन को, हमें इंद्रियां मिली हैं, मन मिला है, शरीर मिला है, बुद्धि मिली है, इनको चलाने का तरीका कहीं सिखाया नहीं जाता। किसी स्कूल में, किसी विश्वविद्यालय में, किसी कॉलेज में अपने आप से जुड़ने का तरीका नहीं बताया जाता। बाहर सब कुछ सिखा दिया जाता है, इसलिए व्यक्ति धन तो कमा लेता है, बाहर तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो चीज सिखाई नहीं जाती वहां पर कमजोर पड़ जाता है। और योग यही कार्य करता है कि वो आपको सिखाता है इस शरीर को कैसे उठाना है, बैठाना है, खिलाना है, पिलाना है, नहलाना है, सुलाना है, सब कुछ
योग सिखा रहा है, यानी कि अपने से जुड़ना योग सिखा रहा है, अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना योग सिखा रहा है, रोगों से रोकथाम करना योग सिखा रहा है, मुस्कुराहट योग सिखा रहा है, प्रेम में आना योग सिखा रहा है, समता का भाव योग सिखा रहा है। पूरा विश्व एक परिवार है, योग सिखा रहा है, और योग हमारी रक्षा कर रहा है बीमारियों से, और हमें जोड़ रहा है अपने आप से। जो जीवन का लक्ष्य है, मुक्त हो जाना, आनंद को पा लेना, परम आनंद को पा लेना, अपनी चेतना को परम चेतना के साथ एक कर देना, अपने भीतर से जुड़ जाना, वो योग सिखा देता है। यानी कि शरीर के स्वास्थ्य से लेकर मुक्त हो जाने तक की पूरी यात्रा योग में समाहित है। यदि योग का अभ्यास आप करेंगे तो यदि नजला जुकाम है तो वो ठीक हो जाएगा, कमर दर्द है तो वो ठीक हो जाएगा, गर्दन दर्द है तो वो ठीक हो जाएगा, डायबिटीज है तो वो ठीक होगी, हार्ट प्रॉब्लम है तो वो ठीक होगी। और साथ साथ इतना ही नहीं होगा, मन में तनाव हो, क्रोध हो, चिंता हो, इतना ही नहीं, आपके इमोशंस इम्बैलेंस हो गए हो, या अंदर वासनाएं हो, विकार हो, या फिर मुक्त हो जाना हो, बहुत छोटे से लेकर और बड़े तक, क्षुद्र से लेकर और विशाल तक, अणु से लेकर महा तक, सब कुछ योग में समाहित है। इसलिए योग जो व्यक्ति कर रहा है उसको लगता है कि इसमें तो बहुत खजाना छिपा है, जितना इसको घिसेंगे उतना चमक बढ़ेगी, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना स्वास्थ्य का लाभ होगा। तो व्यक्ति जिसको जो चाहिए वो योग में मिल जाता है। बीमारी ठीक करनी हो योग में मिल जाएगी, आत्मिक शांति चाहिए योग में मिल जाएगा, मन की शांति चाहिए योग में मिल जाएगा। एक ऐसे ही है जैसे छोटे गांव में एक दुकान होती है, वहां पर सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिल जाता है उस दुकान पर, क्योंकि बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो मॉल है वहां का। योग भी ऐसे ही है, मानव को जो चाहिए योग में आ जाए, योग में सब मिल जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने इसका वर्णन किया। और प्रोफेसर महेश प्रसाद, जिस तरह की बातें जो खूबसूरती से हमें डॉक्टर गोस्वामी ने समझाई हैं, और आपने भी जिसका पहले जिक्र किया कि विज्ञान अब इसे सत्यापित कर रहा है, इसे विज्ञान का सहारा भी है, बड़ी रिसर्चेस हो रही हैं, इनके बारे में अगर कुछ आप उदाहरण हमें दें। अभी हमारे कुछ छात्रों ने एम्स के डॉक्टरों के साथ बैठ करके प्राणायाम और मेडिटेशन, जो ध्यान है, उस प्रणाली पर कुछ कार्य किया है। और जो हमारे शोध छात्र हैं वो अपने जो और विश्वविद्यालय के छात्र हैं उन पर भी अनुसंधान कर रहे हैं। डॉक्टर साथ में है हमारे, वो पहले देख रहे हैं कि इसके पहले योगाभ्यास से पहले इस छात्र में इसकी रुचि क्या थी, कितना ये चंचल था, बौद्धिक चंचल था, मानसिक चंचल था, शारीरिक चंचल था। और 6 महीने के बाद जो एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है 6 मंथ के बाद, उसमें क्या परिणाम आया है। तो डॉक्टरों ने भी पाया है, इसको कोई ऐसी कथा वस्तु नहीं है, प्रत्यक्ष इसका प्रमाण है, और उनके पास पूरा डाटा है इसका, डॉक्टरों के पास पूरा डाटा है। एम्स में भी हमारे छात्र जाते हैं, और जो छात्र हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उन पर भी जो रिसर्च की है हमारे जो क्लिनिकल डॉक्टर्स हैं हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने देखा कि बहुत कुछ परिणाम उसमें पाया। उनका व्यवहार, उनके बोलने का तरीका, उनका पहनने का तरीका, पहले किस प्रकार से पहन के आते थे, छाती खोल करके लड़के जैसे टी शर्ट पहन के आते हैं, बोलने का तरीका उनका क्या था। लेकिन जब योग के क्षेत्र में वो लड़के आए या हमारी लड़कियां आई, उनका बात करने का तरीका, उनका बैठने का तरीका, उनके व्यवहार से दूर से पता चलता है कि और इस विश्वविद्यालय में योग के छात्र हैं। तो छात्रों पर और उसी प्रकार से समाज पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा होगा। जो योग गुरु समाज में, चाहे पार्कों के अंदर हो, चाहे मॉल के अंदर हो, चाहे अपने योगा स्टूडियो के अंदर हो, जो योग करवा रहे हैं उनको भी इसका परीक्षण करवाना चाहिए। इस टेलीविजन के माध्यम से मैं ये निवेदन करूंगा जो सुनने वाले लोग हैं कि केवल योग, ठीक, आज योगा इंडस्ट्री बन गई है और पैसे कमाने का एक बड़ा अच्छा एक मार्ग बन गया है। 200 घंटे का योग करो ऋषिकेश में, और उसके बाद विदेश चले जाओ या अपने देश में रहो, खूब सारा पैसा कमाओ। कमाना चाहिए, पैसा भी चाहिए व्यक्ति को, लेकिन आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस योग, उन लोगों के साथ आपके योग का उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी आपको करीबन चाहे 2 महीने के बाद हो, 6 महीने के बाद हो, 1 साल के बाद हो,
एक्सपेरिमेंट आपको जरूर ही करना चाहिए, तभी हमारा योग जो है आज विज्ञान के साथ सार्थक हो सकता है। और योग तो हमारा आज का नहीं है, योग तो हमारा अनादिकाल से है। श्वास प्रश्वास की जो क्रिया, जब से मानव के शरीर में श्वास और प्रश्वास की क्रिया हुई है तब से योग है। सौ काले नेह महता योगो नष्ट परंतपः। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ये योग तो अनादि है, लेकिन ये बीच में कालखंड के आधार पर ये टूट गया था, इसका क्रम टूट गया था। और आज फिर पुनः मैं तुझे सौ एवायम मया तेभ्य, आज मैं तुम्हें फिर योग विद्या दे रहा हूं। और योग विद्या से क्या है? सबसे पहले हमें अनुशासन योग सिखाता है। जीवन जीने के लिए, जीवन पद्धति को सार्थक बनाने के लिए सबसे पहले जो कहीं भी कोई एक चौपड़ासी से लेकर और राष्ट्रपति तक अगर कोई व्यक्ति है, तो अगर यदि अनुशासन नहीं है तो अनुशासन नहीं तो जीवन नहीं है। बार बार उसको पनिशमेंट मिलते रहेंगे, समाज के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा। यदि हमने अपने को, इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि अपने अनुशासन में रहो, अनुशासन में रहेंगे तो आपको युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, गीता के 18 अध्यायों में योग है। परंतु वहां योग डॉक्टर भी बाद में है। हमारे जो वैद्य कहते थे पहले, भाई देखो तुम्हें भोजन इस प्रकार का करना है, भोजन यदि सही ढंग से करेंगे, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति कर्म। इसलिए अपने युक्त जो अनुकूल अपना भोजन करना है, अपना व्यवहार करना है, आहार और विहार है, स्वप्न की जो चर्चा की है अभी, कब हमें सोना है, कब हमको जगना है, ये सब विज्ञान यही बताता है। विज्ञान भी, डॉक्टर भी यही कहते हैं आपको कम से कम 6 घंटे और 8 घंटे की नींद लेनी है। लेकिन नींद कब आएगी? जब हम टेंशन मुक्त होंगे, विषय वासनाओं से थोड़ा किनारे रहेंगे। तो विज्ञान भी आज यही कहता है, जो योग का फॉर्मूला है कि आपको कम से कम 8 घंटे 6 घंटे आपको नींद लेनी है। यदि अनिद्रा यदि आपको है तो शरीर आपका सही ढंग से नहीं चलेगा, मन में अनेक प्रकार के विकार आपके आएंगे। जब विकार आएंगे तो भोजन का पाचन नहीं होगा, भोजन का जब पाचन नहीं होगा तो अनेक प्रकार के बीमारियां आपके शरीर में आएंगी। तो इसलिए योग जो है विज्ञान के साथ अनादिकाल से जुड़ा हुआ है, कोई आज नया नहीं है ये। और इसको तो आज विज्ञान अपने दृष्टि से देख रहा है और वो भी योग को पहचानता है। इतना जरूर है, मैं डॉक्टरों के साथ एक पैनल में बैठा था, वो इस योग को यदि अपने को बोले कि ये योग सबसे बढ़िया है तो उनकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इसलिए योग वो जानते हैं, घर में हमेशा योग करते हैं डॉक्टर्स, लेकिन ये नहीं कहेंगे तुम योगाभ्यास करो, दवाई लिख देंगे उसमें। कुछ डॉक्टर हैं जो कहेंगे थोड़ा योगाभ्यास भी सुबह सुबह किया करो भाई। जब योगाभ्यास, हमारा शरीर की क्रिया चलती रहेगी, जब शारीरिक क्रिया चलती रहेगी, मानसिक क्रिया चलती रहेगी, तो कहीं भी हमारा जब शरीर ठीक चलेगा तो कहीं भी रक्त का दबाव नहीं पड़ेगा। रक्त का जब इस प्रकार से रुकावट नहीं होगी तो हमारा हार्ट भी ठीक रहेगा, हमारा मस्तिष्क भी ठीक रहेगा, ब्रेन हैमरेज नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा। इसलिए शरीर की जो प्रक्रिया है ये चलनी चाहिए और नित्य योग करना चाहिए, चाहे विज्ञान हो, डॉक्टर्स हो, चाहे योगी हो, चाहे आम जनता हो, सबको योग करना है और दवाइयों के पीछे कम दौड़ना है। ये मेरा इस चैनल के माध्यम से निवेदन है कि हम देख रहे हैं बहुत लोग परेशान हो गए हैं, तो कम से कम 50% हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, ये मेरा दावा है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अनायास वो रोग आ जाते हैं, वो अपने कर्मों का भी हिसाब मानते हैं, हम उसको कर्म का फल भी मानेंगे इसको, लेकिन कुछ हम अपने हिसाब से भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। भाई क्यों नहीं रख सकते? हमें मालूम है कि इस भोजन करने से मुझे कष्ट हो रहा है, इस कपड़े को पहनने से, सिंथेटिक पहनने से मुझे कुछ खुजली हो रही है बदन के अंदर, इसको इस व्यक्ति के साथ रहने से मुझे कुछ दोष लग रहे हैं, सामाजिक दोष लग रहे हैं, तो हम तो इसको अवॉइड कर सकते हैं ना। हम नहीं कर रहे हैं तो खाओ पियो, एक हाथ से दवाई खा रहे हैं, खाने से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले दवाई खा रहे हैं, फिर खाना खा रहे हैं, फिर दवाई खा रहे हैं। तो ये हमने अपने जीवन को बना दिया है कि दवाई हमारे पास है तो हम रोग को दूर कर देंगे। लेकिन हम कहते हैं कि डॉक्टर्स की भी यही सलाह है, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सब अच्छे ही होते हैं, और उनकी यही सलाह होती है कि थोड़ा मॉर्निंग वॉक किया करो, 3-4 किलोमीटर आप सफर किया। बिल्कुल। शरद जी, जिस तरह से अभी प्रोफेसर जी ने कई बातों का जिक्र किया है, लेकिन अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि क्या इससे लेकर भी जागरूकता बढ़ी है, और जिस तरह से अब
चिकित्सा के क्षेत्र में भी इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाने की बात कही जा रही है, तो इसे लेकर भी क्या हम कहें कि एक नई दिशा की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे देश में? जी, इंटीग्रेटेड वे, या जैसे हम कहें एक मध्यम मार्ग, हाँ। उसकी तरफ हम जा रहे हैं। चाहे एलोपैथिक मॉडर्न टेक्नोपैथी हो, या हमारी पारंपरिक आयुर्वेद हो, या होम्योपैथी हो, सिद्ध हो, यूनानी हो, या सोवा रिगपा हो, तो यहाँ पर भी अब वहाँ के जो चिकित्सक हैं योगाभ्यास को मान्य कर रहे हैं। वो भी अपने पेशेंट्स को इस प्रकार से चिकित्सा के लिए, थेरेपी के लिए योगाभ्यास को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसके बहुत सारे प्रभाव आने लगे हैं। बहुत सारे रिसर्चेस हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले सुरक्षित जी बता रहे थे कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस NCDs में योगाभ्यास का काफ़ी कुछ अहम रोल रहा है, और कोविड काल से लोगों का प्रभाव और भी आने लगा, लोग उसकी तरफ और भी अट्रैक्ट होने लगे, और इसके ऊपर काफ़ी कुछ डेटाबेस है। और इस वर्ष के जो हमारा एक इनिशिएटिव फ्लैगशिप प्रोग्राम है योग प्रभाव, जहाँ पर 2015 से लेके अभी तक 2024 तक एक डिकेड, एक दशक में क्या लोगों पर प्रभाव हुआ है उसके ऊपर कार्य हो रहा है। चाहे प्रॉपर सैम्पलिंग सर्वेस, रिसर्चेस इस वजह से, या फिर कुछ लोग पूर्व से ही अपना योगाभ्यास करते आ रहे हैं, तो उनके बारे में, इसके बारे में वो एक योग प्रभाव के द्वारा ये रिसर्च हो रहा है, और जल्द ही वह आंकड़े जो है सभी के सामने वो आ जाएंगे। इसके अलावा थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि एक्सेप्टेंस जो है योग का वैश्विक स्तर पर है। जो यूनाइटेड नेशन की रिजोल्यूशन में 175 देशों ने एक साथ उसको स्वीकार कर लिया। अगर उतने देशों स्वीकार कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रभाव हो चुका है। तो ये एक उसकी स्वीकार्यता हो रही है। जो नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, नो डाउट वो उसकी तरफ और भी आ रही है। चाहे सोशल मीडिया के थ्रू वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे लोगों की तरफ वो देख रहे हैं, योग का व्यवहार लोगों के आसपास के लोगों में देख रहे हैं, तो वो प्रभाव हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, और वो उस प्रकार से लोग वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण के साथ भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब एक अनिवार्यता की बात आ जाती है। अगर शाइनी इस बात को समझे कि बच्चों को स्कूल में अनिवार्य रूप से योग कराना चाहिए, मैं तो कहूँगी कि इट्स शुड बी अ मैंडेटरी सब्जेक्ट। और मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट है कि सभी स्कूलों में, सभी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में योग और आयुर्वेद दोनों को ही मैंडेटरी सब्जेक्ट्स बना देना चाहिए, ताकि बचपन से ही आपको पता लग सके कि मुझे अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी भावनाओं का कैसे ध्यान रखना है। जब वो अंडरस्टैंडिंग, वो नॉलेज आपको बचपन में ही मिल जाएगी, तो बड़े होकर हम जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हमें वो आएंगे ही नहीं। हर एक इंसान को पता होगा कि मुझे कैसे खुद का ख्याल रखना है, और आपकी जो एनर्जी लेवल्स है वो नेचुरली बहुत हाई हो जाएगा। उसके बाद आप अपना फोकस ऐसी चीज़ों पे ले जा सकते हैं जहाँ इनोवेशन की बात है, जहाँ इन्वेंशन की बात है। वो तभी पॉसिबल होगा जब आपके बेसिक्स जो हैं वो इन प्लेस है। मतलब अगर हेल्थ करेक्ट नहीं है तो आप नेक्स्ट किसी चीज़ पे ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। और ये जो गुण हैं जो हमें योग से मिलते हैं, जिसमें हमें पेशेंस, डेडिकेशन, फोकस, कंसंट्रेशन, ये सब हमें एज अ गिफ्ट मिलता है योग के अभ्यास से। ये गुण हमें ज़रूर चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम नहीं चाहेंगे कि हम जितने ऑलरेडी स्कैटर्ड है उससे और ज़्यादा स्कैटर्ड, उससे और ज़्यादा बिखर जाए। तो योग जो है वो आपको समेट के रखेगा, आने वाली पीढ़ी को भी समेट के रखेगा। तो इसको तो डेफिनेटली एक मैंडेटरी सब्जेक्ट हर स्कूल में होना ही चाहिए। ठीक है डॉक्टर गोस्वामी, ठीक है, इससे पहले आप शरद जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। और देखिए, अब तक के हम थोड़ा सा अगर इतिहास देखें, आजकल बच्चे स्कूलिंग के लिए जाते हैं या फिर कोचिंग के लिए जाते हैं। कोटा जैसे शहरों में से हमें सुसाइड की भी बहुत दुखद घटनाएं वहाँ पे सुनने मिलती हैं कि बच्चे इस यंग जनरेशन में सुसाइड कर रहे हैं। तो अगर ये योगाभ्यास ही मैं तो कहूँगा कि गर्भ संस्कार जो आज होते हैं योगाभ्यास के द्वारा, वहाँ से उस बीज से ही हम लोग शुरुआत करें, स्कूल में उसका इम्प्लीमेंटेशन करें, परिवार मिलकर योगाभ्यास करें, तो अपने आप में ही यह स्वस्थ समाज की ओर जाने के लिए होगा। नए योग शिक्षकों को एक रोजगार भी योग शिक्षक स्कूल में मिलने के कारण उनको भी एक रोजगार की संधि मिलेगी। परंतु ये देखिए, जो छोटी छोटी समस्याएं विद्यार्थियों के पास आ रही हैं, वो समस्याओं का निराकरण होगा, वो एक उन्नत विद्यार्थी उसमें बन पाएंगे। ठीक है, इस पर ही डॉक्टर गोस्वामी आपकी क्या राय है? अनिवार्य रूप से बच्चों को योग सिखाना चाहिए?
जो सिखाया जाता है बच्चे उसमें पारंगत हो जाते हैं। मैथ सिखाया उसमें पारंगत हो गए, साइंस सिखाया उसमें पारंगत हो जाते हैं। लेकिन जिससे जीवन चल रहा है, जहां पर जो जीवन का आधार है, वो सिखाया नहीं जाता। यदि बच्चों को ही स्कूलों से लेकर शरीर के बारे में थोड़ा सिखाया जाए, हल्का फुल्का योग के बारे में सिखाया जाए, ध्यान के बारे में सिखाया जाए, बताया जाए कि यदि कमर दर्द हो गया है तो क्या कर लो, 2 आसन योग के। गर्दन दर्द है तो क्या कर लें हम। नजला जुकाम, छोटी छोटी समस्याओं को कैसे योग के माध्यम से, कैसे घर में रसोई में जो मसाले हैं, आयुर्वेद की जो छोटी छोटे तरीके हैं, नुस्खे हैं, उनसे कैसे अपने आप को, स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। यदि ये स्कूलों में सिखाया जाए तो जो पूरे देश का स्वास्थ्य है वो बहुत ही बेहतर होने लगेगा। क्योंकि बचपन में जो सिखा दिया जाता है वो एक आदत बन जाती है, और यदि ये योग आदत बन जाए तो जीवन के हर उम्र के पड़ाव तक ये हमारे साथ रह सकती है। तो जैसा सभी विद्वान कह रहे हैं कि बच्चों को योग का अभ्यास जरूर कराना चाहिए। यदि स्कूल में ये हो, उसका इंतजार हम ना करें कि स्कूल में ही होगा तो करेंगे। घर में एक माहौल ऐसा बने, माता पिता भी एक जागरूक हो जाएं और वो अपने बच्चों को योग का अभ्यास बताएं, बच्चों को बताएं कि किस तरह से भय, चिंताएं, उनको दूर कर कर मन की शांति देने का काम किया। और योग भी हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को संतुलन बनाते हुए हमारी एकाग्रता को, हमारी समग्र कुशलता को, हमारी कार्य कुशलता को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान आज योग का है। योग हमारी प्राचीनतम पद्धति है, लेकिन आज पूरी दुनिया ने योग को माना है। इस विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग के अंदर भी कई अनुसंधान हुए, कई रिसर्च हुए, उसमें भी माना है कि योग मन तन शांति के साथ जीवन में कार्य कुशलता और जिंदगी के समग्र विकास के लिए योग व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। और मुझे खुशी है कि यह संस्था देश में नहीं, दुनिया में, अभी जब मैं ब्राजील गया था तो ब्राजील के अंदर जो सिक्योरिटी का मेरा ऑफिसर था, उसने मुझसे कहा कि आप भारत से आए, हमारे यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय संस्था है और मेरी पत्नी और मेरा विवाद हो गया था। स्थिति बड़ी कटुता की, तनाव की थी, अवसाद की थी। लेकिन इस संस्था में जाने के बाद मेरी पत्नी और मेरे संबंध और भी मजबूत हुए और अवसाद, चिंताएं, तनाव सब शांति। अब दुनिया के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी किस तरीके से अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाने में इस संस्था ने काम किया, ये हमारी हजारों करोड़ों बहनें इसी तरीके से समाज में अवसाद, तनाव, शांति को लाने का, अवसाद, तनाव, शांति, अवसाद से, तनाव से शांति लाने का काम कर रही है। और यही संदेश है ओम शांति का संदेश, जो दुनिया के अंदर जाएगा। और योग हम सबको जोड़ता है, योग हमारे समग्र व्यक्तित्व का विकास करता है, योग हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के साथ हमारी कार्य कुशलता को बढ़ाता है। मैं पुनः इस संस्था के सभी पदाधिकारी, दीदी आशा दीदी, राजयोगिनी जी, जिनका आशीर्वाद हम सब पर है, और मैं लगातार माउंट आबू भी, गुरुग्राम भी, जहां भी संस्था का कार्यक्रम होता है, मैं देखता हूं हजारों करोड़ों लोग इस संस्था से जुड़कर उन्होंने अपनी जिंदगियों को बेहतर किया है और अवसाद, तनाव को खत्म कर कर शांति के मार्ग पर चले। पुणे में इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद
माननीय ओम बिरला जी, आप प्रोफेसर महेश प्रसाद, जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष को अभी हमने सुना और उन्होंने बताया कि किस तरह से योग के जरिए संबंधों में मधुरता आई, वो हम व्यक्तिगत तौर पर संबंधों को समझें या फिर आज जो दुनिया के सामने खड़ी चुनौतियां हैं आपसी देशों में, या जिस तरह से बात करते हैं हम भारत की एक देन रही है वसुधैव कुटुंबकम के जरिए, कैसे समझा जाए योग के और आयामों को अगर हम समझें, और आज जो हमारे सामने चुनौतियां और संघर्ष खड़े हैं वो चाहे पर्सनल लेवल पर हो या फिर दुनिया में अलग अलग देशों के लेवल पर हो, कैसे योग एक सही रास्ता दिखाता है आज? प्रोफेसर प्रसाद, आपको सुन नहीं पा रहे हम, आप अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। पहले तो हम योग के जरिए से अपने को सुधारें, फिर अपने परिवार को सुधारें, अपने गांव में उसको सुधारें। सुधारने का मतलब उनमें अच्छी शिक्षा दें, फिर अपने क्षेत्र को करें, फिर अपने स्टेट को करें, फिर अपने देश को। जब हम अपने से लेके अपने देश तक इस योग शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण की बात करेंगे और बात ही नहीं करेंगे, उसको धरातल पर लेने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? व्यक्ति का उत्थान के साथ साथ देश का उत्थान होगा, और देश के उत्थान के साथ जब हमारी ऐसी शांति प्रक्रिया रहेगी तो दूसरा देश भी हमसे सीखेगा। भले नहीं सीख रहा, वो बात अलग है, लेकिन तब तक नहीं सीखेगा, सीखना पड़ेगा एक दिन। हम शांति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले हैं, विश्व बंधुत्व की बात करने वाले हैं, आत्मवत पर द्रव्येषु ऐसे देखने वाले लोग हैं। तो हमारी इस बात को हम विश्वगुरु क्यों बने थे? लोगों ने पहचाना, विश्व के लोगों ने पहचाना कि भारत के लोग जो हैं बहुत ही सहिष्णुता वाले हैं, शांति प्रिय हैं और सज्जन व्यक्ति हैं। हमारे जो बड़े बड़े, चाहे विवेकानंद जी हुए, अरविंद जी हुए, ये सब विदेशों में गए, हमारे भारतीय विद्या का प्रचार प्रसार किया। क्या हमारे भारतीय विद्या में क्या है? भारतीय संस्कार क्या है? भारतीय जीवन कैसा है? इसको जीवन जीने की कला क्या है, इसको बाहर बताया। हमारे देश वालों ने भी उसको अडॉप्ट किया और बाहर वालों ने भी उसको अडॉप्ट किया, और उसी के जरिए से जो चरित्र निर्माण की शिक्षा भारत में है, हमारे गुरुकुलों में थी, अभी भी कुछ अंश में है, उस चरित्र निर्माण की शिक्षा से विश्व ने हमें विश्वगुरु बनाया। केवल लड़ाई के माध्यम से विश्वगुरु नहीं बने हम लोग, ज्ञान के माध्यम से विश्वगुरु बने हैं। और योग जो है एक व्यक्ति से लेकर, एक व्यष्टि से लेकर समष्टि की बात करता है। कहीं भी हमारे शास्त्रों में, वेदों में कहीं हमारे इस देश का ही उल्लेख नहीं है, पूरे विश्व का है। विश्वानिदेव सवितुर्वरेण्यम, ये जो है पूरे विश्व को हम अपना समझते हैं। विश्व को एक पूरा एक पक्षी का जैसा कोई घोंसला है, उसको हम समझते हैं, उसके नीचे हम रहने वाले हैं। तो विश्व को हमारे गुरुओं ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे चिंतकों ने पूरे विश्व को अपना समझा है। कहीं भी इस जो हमारे वैदिक मंत्र हैं उनमें हमारे केवल हमारे देश का वर्णन नहीं है, उसमें पूरे विश्व का है। सबकी शांति है। द्योः शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति। सबको शांति की बात की है। वनस्पतियों से छेड़खानी मत करो, नदी से छेड़खानी मत करो। अपने स्वार्थ के लिए आज हम पूरे नदियों को हमने क्या कर दिया है? अपने स्वार्थ के लिए पूरे जंगलों को काट दिया है। अपने स्वार्थ के लिए हम एक दूसरे की हत्या करने चाह रहे हैं। एक एटॉमिक बम हम लोग बना रहे हैं। काय के लिए बना रहे हैं? जो विश्व इस प्रकार से एक का दूसरे का नुकसान करने के लिए। लेकिन हमारी शिक्षा, हमारे योग की शिक्षा, हमारी नैतिक शिक्षा, हमारी वैदिक शिक्षा, हमारी गुरुकुल प्रणाली, हमारी आध्यात्मिक शिक्षा हमको एक व्यक्ति से लेकर पूरे राष्ट्र तक और राष्ट्र से लेकर समूचे विश्व तक जोड़ने की बात करती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में जो अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि जो योग है, वस्तुतः योग जो है प्रत्येक विद्यालय में एक अनिवार्य अध्यापक के रूप में उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय में योग अध्यापक की नियुक्तियां होती हैं, फिर उनको हटाया जाता है, फिर दोबारा फिर नियुक्तियां होती, फिर हटाया जाता है, फिर नियुक्तियां होती हैं, फिर हटाया जाता है। प्रत्येक साल उनका एक
इंटरव्यू किया जाता है, फिर मिलता मानदेय भी कम मानदेय मिलता है। मैं तो कह रहा हूं, अगर चरित्र निर्माण की बात है तो योग को अनिवार्य रूप से अपने विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में तकरीबन हो गया है। विश्वविद्यालय के जो लड़के पढ़ के जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो? जैसे कोई बीएड करता है, एमएड करता है, तो फिर विद्यालयों में उनकी नियुक्ति होती है। उससे योग की जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, डिप्लोमा करवा रहे हैं, पीएचडी करवा, वो लड़के कहाँ जाएंगे? वो फिर ऐसे ही कहीं पार्क में जाकर के कहीं थोड़ा सा ऐसे ही शिक्षा देंगे, 1 घंटा बैठेंगे, फिर उठ जाएंगे वहां से अपने चटाई लेकर के, तो वो सही ढंग से शिक्षा नहीं मिलेगी। इसलिए योग की शिक्षा अनिवार्य रूप से विद्यालयों में होनी चाहिए। विद्यालय में अगर योग नहीं है तो विश्वविद्यालय में क्यों? तो नीचे से ही नैतिक शिक्षा, योग की शिक्षा नीचे विद्यालयों से होनी चाहिए। और कुछ बच्चे सीख रहे हैं योग। मैं प्रीति जी आपको कहूँ, मैं अभी गांव में गया था, उत्तराखंड में, देहरादून में हूं मैं, तो मैंने इसको, बच्चे कुछ उसमें बैठे हुए थे, मैंने प्रार्थना शुरू कराई, मैंने योग की प्रार्थना शुरू करो, तो बच्चे मेरे साथ बोलने लग गए, आसन भी करने लग गए। अब ये है कि उनको उतना गहराई से मालूम नहीं है कि इस आसन से क्या फर्क पड़ेगा, शरीर में क्या फायदा होगा। क्योंकि योग को यदि हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो हमें रोग उत्पन्न हो जाएगा। योगी यदि दुरुपयोग करेगा अपने विद्या का, तो वो क्या बन जाएगा? भोगी बन जाएगा। इसलिए योग जो है सही ढंग से यदि हमने कर लिया तो सही ढंग से हमें फल देगा। यदि गलत ढंग से हम कर रहे हैं तो हमें योग की जगह रोग उत्पन्न करवा देगा। इसलिए अध्यापक की नितांत आवश्यकता है, एक प्रशिक्षित योग अध्यापक की नितांत आवश्यकता है विद्यालयों में। मैं भारत सरकार से भी निवेदन करूंगा, स्टेट सरकारों से भी निवेदन है, हम निवेदन करते रहते हैं बराबर। कुछ शिक्षक मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। और जहां तक योग है, वो योग करना चाहिए, सबको करना चाहिए। देश का निर्माण, व्यक्ति का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, विश्व का निर्माण, ये योग शिक्षा हमको देती है। डॉक्टर गोस्वामी, इस पर आपकी क्या राय है, जिस पर प्रोफेसर साहब बार बार काफ़ी जोर दे रहे हैं कि करियर के रूप में तो आज योग बहुत ज़्यादा बढ़ ही रहा है। हम जान रहे हैं लगातार जो योग शिक्षकों की संख्या है वो बढ़ रही है। भारत में पिछले 5 साल में अगर योग प्रशिक्षकों की संख्या की बात करें, वो भी दुगनी हो रही है। करियर के रूप में उभर रहा है ये। लेकिन जिस तरह से प्रशिक्षण सही तरीके से हो, योग गुरु को सारा ज्ञान हो योग के बारे में, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है या जागरूकता है जो आज लोगों में होनी चाहिए? कैसे पहचाना जाए कि योग गुरु जो हमारे सामने हैं, जो हमें योग सिखा रहे हैं, वो खुद प्रशिक्षित हैं सही तरीके से या नहीं? असल में योग एक समग्र साधना है। वो कोई 1 महीने में सीख जाने वाली चीज नहीं है। वो कोई 2 महीने में सीख जाने वाली चीज नहीं है। 1 या 2 महीने में जो सीखा जाता है, बहुत ही सूक्ष्म सीखा जाता है, बहुत थोड़ा सीखा जाता है, उसका विस्तार नहीं सीखा जाता। तो जब सीखा ही थोड़ा है तो सिखाएगा भी थोड़ा। तो जिसने थोड़ा सीखा है वो केवल थोड़ा सिखाने वाला ही बन पाएगा। असलियत में होना क्या चाहिए कि योग एक पूरी की पूरी, जैसे मैं अपनी बात करूं तो हमने योग का आरंभ किया था 1979 से। योग में हमने योग डिप्लोमा किया, ग्रेजुएशन योग से किया, एमए योग से किया, पीएचडी योग में किया, 8 साल यूनिवर्सिटी में योग के प्रोफेसर रहे। तो योग के हर पहलू को, ऐसा कोई पहलू नहीं था जहां पर उसको हमने समझा नहीं, सीखा नहीं, जाना नहीं और अपनाया नहीं। तो जब आप योग को बहुत ही गहरे रूप से सीखते हैं, समझते हैं, तो आप उसी स्तर पर योग को फिर सिखाएंगे भी। तो जो सिखाने वाला है उसमें बहुत ही गहरापन होना चाहिए, उसकी नॉलेज उसे लगातार बढ़ाती रहनी चाहिए। भले ठीक है उसने अभी 1 महीने का कोर्स किया, लेकिन वो हमेशा शिक्षक बना रहे, केवल शिक्षक ही बनाना रहे, बल्कि एक सीखने वाला ही बना रहे। वो अपनी जानकारी को बढ़ाता रहे, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाता रहे, अपनी अंतर यात्रा को बढ़ाता रहे। ऐसा भी जरूरी नहीं कि यदि आप विद्यालय में पढ़कर योग आएंगे तो आप योगी हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। ये तो अपने साथ रहने वाली साधना है। आप अपने साथ कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना योग का अनुभव आपके साथ जुड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय में तो आपको जो पुस्तकीय ज्ञान है वो मिल जाएगा। योग पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, योग तो अनुभव का विषय है। लेकिन यदि आपको रोजगार के रूप में योग के माध्यम से आगे जाना है तो पुस्तकीय ज्ञान होना चाहिए, एक डिग्री होनी चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसको विज्ञान से जोड़ना आना चाहिए। शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए योग किस तरह से कार्य करता है ये पता होना चाहिए। शरीर के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं,
वो किस तरह से कार्य करते हैं, योग के आसन वहां पर कौन से आसन किस अंग पर प्रभाव और दबाव डालेंगे, ये पता होना चाहिए। मन किस तरह से कार्य करता है, प्राण किस तरह से कार्य करते हैं, ऊर्जाएं किस तरह से कार्य करती हैं, ये सब पता होने से क्या होता है, हम योग को बड़े सहजता से जोड़ सकते हैं। मन किस तरह से विकृत हो रहा है व्यक्ति का, क्यों विकृत होता है, ऐसे कौन से कारण हो जाते हैं, मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए जिससे हम उसके मन को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। साथ ही साथ बुद्धि किस तरह से निर्णय लेती है, क्योंकि गलत निर्णय व्यक्ति के जीवन को तबाह भी कर सकते हैं और सही निर्णय जीवन को आबाद कर सकते हैं। तो निर्णय महत्वपूर्ण होता है। एक घर में यदि कोई गलत निर्णय हो जाए तो पूरे घर पर उसका प्रभाव पड़ता है। योग की साधना व्यक्ति के अंदर विवेक पैदा करती है, उसको निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। तो योग के शिक्षक जब समाज में जाते हैं तो वो केवल और केवल शरीर की बीमारियों को दूर करने की बात नहीं करते, बल्कि उससे ऊपर उठकर उसके मन, उसकी बुद्धि, उसकी भावनाएं और आत्मिक शांति की बात करते हैं। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि वो अपनी प्रैक्टिस को लगातार बढ़ाते जाएं, अपने अनुभवों को बढ़ाते जाएं, अपने साथ जुड़ते जाएं और योग का अभ्यास भी करें। कई बार जो योग का अभ्यास सिखाने वाले हो जाते हैं फिर करते नहीं, ये भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। वो केवल सिखा रहा है, कर नहीं रहा है। टीचर कर नहीं रहा है, केवल सिखाया जा रहा है। क्योंकि योग ऐसा नहीं है कि वो करने से, क्योंकि योग करने से प्राप्त होगा, करेंगे तो होगा, जैसे योगा से ही होगा। तो योग करने से होगा, ना कि केवल सिखाने से हो। जो करेगा उसका होगा। तो शिक्षक को चाहिए कि वो अपनी बुद्धि का विकास करता रहे, पुस्तकों को पढ़ता रहे, जानकारी इकट्ठा करता रहे, योगियों के अनुभव देखे, उसका विज्ञान देखे, सब कुछ समझे, जाने और फिर अपने आने वाले साधकों को जो उसके सामने आते हैं उनको योग का अभ्यास वो सिखाए। और हर उम्र में योग के अभ्यास बदल जाते हैं। बच्चों के लिए अलग है, युवा के लिए अलग है, प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए योग का अभ्यास बदल जाएगा, एक वृद्ध है उसके लिए अभ्यास बदल जाएगा, किसी को डायबिटीज है अभ्यास बदल जाएगा, कमर दर्द है तो अभ्यास बदल जाएगा, जिनको मोटापा है, कमर दर्द है तो वहां पर अभ्यास बदल जाएगा। बीमारियों का कॉम्बिनेशन होने पर योग के अभ्यासों का कॉम्बिनेशन भी बदल जाता है, प्रोटोकॉल चेंज होता रहता है। एक फिक्स प्रोटोकॉल हर व्यक्ति के लिए हर उम्र में नहीं हो सकता, हर बीमारी में नहीं हो सकता। इसलिए योग के शिक्षक जितना इस बात को गहरे से समझने लगेंगे, जानने लगेंगे, वो व्यक्ति को देखकर, जैसे डॉक्टर एक दवाई लिखता है वो व्यक्ति को देखकर, समझकर, उसके रोग को देखकर लिखता है, ऐसे योग भी शिक्षक जब देखेगा इसका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, उम्र कैसी है, अंदर क्या क्या चल रहा है, उसके बाद जब वो योग का अभ्यास बताएगा तो वह योग का अभ्यास बहुत ही सहजता से व्यक्ति जीवन में उतार लेगा। इसलिए योग के शिक्षक बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। योग का फैलाव हम कब कर सकते हैं? 21 जून को सामूहिक योग अभ्यास हो रहा है, स्टेज पर एक शिक्षक हैं और लाखों लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो शिक्षक जो पार्क में हैं, वो शिक्षक जो घर पर जाकर योग की शिक्षा दे रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वह स्वास्थ्य का एक पूरी तरह से पूरे समाज में जन जागरण कर रहे हैं। तो उनको भी हम तवज्जो दें, वैल्यू दें, उनका भी जो मानदेय है वो बढ़ाएं। स्कूल में जिन शिक्षकों को हम योग की नियुक्ति करते हैं उनको परमानेंट करें, विद्यालयों में परमानेंट करें। हम कर रहे हैं विद्यालयों में योग की शिक्षा के लिए कोर्स तैयार कर रहे हैं, लेकिन पीछे देखें जो टीचर हैं उनको मिल क्या रहा है, उनको मानदेय बहुत कम मिलता है। तो दिक्कत ये आ जाती है। तो परमानेंट होने चाहिए, क्योंकि वो पूरे जीवन को सिखा रहे हैं। तो ऐसे जब हम इस तरह से एक तैयारी करेंगे जो बढ़ती जा रही है, जो 2014 के बाद में जब से ये योगा डे तैयार हुआ है, मतलब डिक्लेयर हुआ है, तब से बढ़ता जा रहा है, विश्वविद्यालयों में बढ़ता जा रहा है, विद्यालयों में बढ़ता जा रहा है, और बढ़े तो हमारा राष्ट्र, हमारा जो देश है वो स्वास्थ्य से भर जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने भी बहुत सुझाव दिए हैं, क्योंकि शरद जी जुड़े हुए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से सीधे तौर पर, मोरारजी देसाई से। शरद जी, जब हम शिक्षण प्रशिक्षण की बात करते हैं, करियर के रूप में बात करते हैं, क्या सारी दिशाएं सही हैं या कुछ और इसमें सुधार की ज़रूरत है? मैं एक उदाहरण दूंगा। हाथों की 5 उंगलियां हैं, वो कम स्तर पर, कम अधिक स्तर पर हैं। उसी प्रकार से जो शिक्षक बनता है, हर विद्यार्थी क्लास में आता है तो वह भी अलग अलग स्तर का वो प्रशिक्षण लेता है और उसके अपने कैपेसिटी के अनुसार वो समाज में फैलाते जाता है। तो इसी एनालॉजी के आधार पर मैं ये कहूँगा कि वह जो शिक्षक है
उस प्रकार से, या जो भी है आगे आचार्य बनकर, आगे योग गुरु बनकर उस प्रकार से समाज में योग का प्रसार कर रहे हैं। तो ये उनके ऊपर निर्भर है कि उस प्रकार से कितना ग्राह्य और कितना वो आप समाज को दे सकते हैं। और थोड़ी देर पहले जो शिक्षकों की बात हो रही थी कि उनकी प्रमाणीकरण हो रही है, योग सर्टिफिकेशन बोर्ड आयुष मंत्रालय के द्वारा इस प्रकार से शिक्षकों को योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, वेलनेस इंस्ट्रक्टर, योग टीचर इवैल्यूएटर, योग मास्टर, फिर थेरेपी में असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट, योग थेरेपिस्ट, थेरेपेटिक कंसल्टेंट, इस प्रकार से अलग अलग सर्टिफिकेशन से प्रमाणित कर रहा है। और जिसमें क्लासिकल योग को ये ले रहे हैं, चाहे उसमें विज्ञान हो, शास्त्र हो, ग्रंथ हो, ये सब का मिलाकर वहाँ पर यह अनुभव के द्वारा ही उस व्यक्ति आगे वह सिखाने जाता है। तो वह एक प्रशिक्षित होकर ही वह जाता है। वहाँ पर आप देखोगे कि 70% आपको क्वालिफिकेशन होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल्स में, तो वो अनुभव के बिना वो आगे नहीं जा पाता है। तो एक उस प्रकार से सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और हमारे साथ देशराज गुप्ता जी भी इस समय चर्चा में जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है देशराज जी, शुक्रिया आप संसद टीवी के साथ जुड़े इस चर्चा में। देशराज जी, हम बहुत देर से योग को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ मैं कहूँ भ्रम है लोगों के मन में जी। बहुत बड़ी संख्या में आज भी लोग मानते हैं कि योग एक धार्मिक गतिविधि है।